4 + 2 6 मीटर। ए अपने जगह से 14 मीटर आगे है, बी अपने जगह से 6 मीटर आगे है, तो गैप ये 14 मीटर आगे गया, ये 6 मीटर आगे गया, तो गैप कितना क्रिएट हो गया? 14 - 6, 8 मीटर। दोनों के बीच में 8 मीटर का गैप है। ये तो हो गया ग्राउंड फ्रेम में। इसी प्रॉब्लम को किसी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर सॉल्व करते हैं, किसी एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, आइदर ए या फिर बी। तो किसी के भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चल जाओ, आंसर वही आना है। बी के फ्रेम से देखते हैं कि क्या दिख रहा होगा। कोई बोले सर बी क्यों? ए के फ्रेम में चल जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग बस फ्रेम चेंज करके सॉल्व करना सीख रहे हैं। बी के फ्रेम में अगर मोशन देखें तो बी को कर दिया गया फिक्स्ड, और बी को ए का मोशन कैसा दिख रहा है ये देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वीए माइनस बीबी, वीए माइनस बीबी, वीए हो गया 4 और वीबी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ए का एक्सेलरेशन कितना है? 3 और बी का कितना है? 1। तो 3 - 1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बी को दिख रहा है, बी को ऐसा लग रहा होगा कि हम तो रुके हुए हैं और ए 2 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। 2 सेकेंड के बाद गैप बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग ये बोलेंगे, अब हम लोग का गैप निकालने का तरीका क्या रहेगा, कंसेप्ट क्या रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे बी तो रुका हुआ है, बी रुका हुआ है, दोनों एक ही जगह से चालू हो रहा है, बी रुका हुआ है हमेशा। 2 सेकेंड में ए जितना भी ट्रेवल कर लेगा, 2 सेकेंड में ए का जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वही तो दोनों के बीच का गैप होगा। तो सीधा सीधा गैप जो है हम सेकेंड इक्वेशन से लिख देंगे। कैसे? 2 सेकेंड में पार्टिकल ए का जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वही तो दोनों के बीच का गैप है। सो गैप इज इक्वल्स टू इसका 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो ये आ गया 4 + 4 8 मीटर। वही चीज आ गया। तुम ए के फ्रेम में देखते, ए को रोक के देखते तो ए रुक जाता, तुमको बी चलते हुए दिखता, बी हो सकता है इधर जा रहा होता, उसका वेलोसिटी नेगेटिव आ जाता। गैप कितना मिला? 8 मीटर। तो इस तरीके से फ्रेम चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉब्लम को दोनों मेथड से करके देख रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसको किसी एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सॉल्व करके देख रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जो है वो सेम ही आना है। रिलेटिव से फायदा क्या होता है? रिलेटिव से अभी तक अगर छोटा मोटा फायदा अगर हमको दिखे तो वो ये दिख सकता है कि ग्राउंड फ्रेम में जब हम देख रहे हैं तो हमको दोनों का मोशन कंसीडर करना है। जो 2 पार्टिकल चल रहे हैं यहां पे, दोनों का मोशन कंसीडरेशन में आ रहा है। लेकिन दोनों में से किसी एक के फ्रेम में अगर हम चले गए तो क्या हुआ? उसका मोशन तो बंद हो गया। अब खाली जो दूसरा बचा हुआ पार्टिकल है उसी का मोशन रह जाएगा। तो एक जने तो एकदम फिक्स हो गया, मूव ही नहीं कर रहा। तो ये एक फायदा अभी तक दिख रहा है। और कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं इसको।
जैसे ये एक सिचुएशन है, दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल बी को रिलीज किया जा रहा है, पार्टिकल बी को रिलीज कर रहे हैं और पार्टिकल ए को यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, सेम इंस्टेंट पर एक ही साथ इसको ऊपर थ्रो किया गया, उसको वहां से रिलीज कर दिया गया। सेम वर्टिकल लाइन पर है, दोनों के बीच का जो गैप है वो h है, ठीक है। हम लोग को ये बताना है कि ये दोनों पार्टिकल्स कब मीट करेगा, कब मीट करेगा या कब क्रॉस करेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपने को क्लियर है, इसको ऊपर थ्रो किया गया यू से, इसको रिलीज किया गया है। फाइंड द टाइम when particles meet, क्रॉस, कोलाइड, एक ही बात है, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल्स के मीट करने का समय बताना है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में क्या चल रहा है, तो ग्राउंड के फ्रेम में हम लोग बोलेंगे ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो सपोज आफ्टर टाइम टी ये दोनों मीट कर रहा है, तो टी टाइम में ये कुछ नीचे आया और ये कुछ ऊपर चला गया। सपोज ये ऊपर गया h1, ये नीचे आया h2 इन टाइम t। ये अपने जगह से h1 ऊपर गया, वो अपने जगह से h2 नीचे आया, और h1 प्लस h2 अगर h के बराबर हो जाएगा तो मीट कर गया दोनों। तो मीट करने के लिए कंडीशन हो गया h1 प्लस h2 इक्वल टू h। t टाइम के बाद ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई h1 h2 कितना है ये लिख लेते हैं। t टाइम में इस वाले पार्टिकल ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा h1, इनिशियल वेलोसिटी u है, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड वाला पार्टिकल जो पार्टिकल बी है, ये नीचे आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस h2। h2 नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h2, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है इसका पार्टिकल बी का, हाफ एक्सेलरेशन हो गया माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो h2 का वैल्यू हो गया, ये माइनस माइनस चल बसा, h2 का वैल्यू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ h इज इक्वल्स टू h1 प्लस h2। h1 हो गया ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और h2 हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल्स टू ut, तो टाइम आ गया बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा, टाइम इज इक्वल्स टू h बाई यू। ये था ग्राउंड फ्रेम में। अब हम लोग किसी एक पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर देखते हैं। यहां हमको दिखेगा कि रिलेटिव कई बार कितना आसान कर देता है काम, ठीक है, कितना मस्त हो जाएगा रिलेटिव मोशन से। ये इसका एक एग्जांपल है। चलते हैं किसी एक के फ्रेम में, सपोज बी के फ्रेम में देखते हैं। बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं, तो जिसके फ्रेम में जाएंगे वो तो हो जाएगा फिक्स, बी फिक्स हो गया। ए के साथ क्या चल रहा है ये जरा देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज va माइनस vb। ए का एक्चुअली में वेलोसिटी कितना था u और b का कितना था 0। तो वेलोसिटी ऑफ a u हो गया, वेलोसिटी ऑफ b 0। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b वो भी u के बराबर है।
तो बी को लग रहा है कि ए का वेलोसिटी यू है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। दोनों ही पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, ए का भी जी डाउनवर्ड है और बी का भी जी डाउनवर्ड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस जी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वो भी माइनस जी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 आ गया। अगर बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब बी को ऐसा लग रहा है या बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0, तो बी के रेस्पेक्ट में पूरा मोशन बी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से चलता रहेगा, इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अब मीट करने के लिए क्या सिचुएशन होगा, बी तो अपनी ही जगह पर रहने वाला है, पूरा का पूरा डिस्टेंस किसको ट्रेवल करना है, ए को। कितने स्पीड से, u से। ये u से ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, b तो नीचे आएगा नहीं। अभी तक हम लोग खाली मोशन कन्वर्ट किए थे, अब अपना काम हो गया। देखो इस बार मीट करने के लिए पूरा का पूरा किसको चलना है, a को। पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी a के ऊपर है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, h। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। एक्सेलरेशन तो है नहीं, टाइम का वैल्यू आ गया h/u। बात क्लियर है। एक चीज समझना, अब यहां से एक बहुत जरूरी कंक्लूजन। रिलेटिव मोशन जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो एक सवाल आएगा कि क्या रिलेटिव मोशन, एक सवाल दिमाग में आ सकता है ना, और वो ये है कि क्या रिलेटिव मोशन हम किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम है, क्या हम उसमें रिलेटिव मोशन लगा दें, या ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम में लगता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिनेरियो में एप्लीकेबल है। तो कुछ पर्टिकुलर टाइप का सिचुएशन है, वहीं पर ये एप्लीकेबल है, या वहीं पर रिलेटिव मोशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन है गैप फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। मतलब टाइम देकर गैप पूछा है कि इतने टाइम के बाद दो पार्टिकल, दो लोगों का मोशन हो रहा होगा, दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट, कुछ भी, दो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इतने टाइम के बाद गैप कितना होगा, या इतना गैप कितने टाइम के बाद होगा। गैप देकर टाइम पूछ ले, टाइम देकर गैप पूछ ले, मिनिमम गैप, मैक्सिमम गैप। मीट करने का टाइम, मीट करने का टाइम मतलब गैप 0 होने का समय। जब भी मीट करने का टाइम पूछ रहा है तो गैप बता दिया 0, 0 गैप होने का समय। तो ये वही बात हो गया कि गैप देकर टाइम पूछ रहा है। तो गैप देकर टाइम पूछे, टाइम देकर गैप पूछे, मिनिमम गैप, मैक्सिमम गैप दो पार्टिकल्स के बीच का, तो जब भी गैप फाइंडिंग प्रॉब्लम्स है वहीं पर रिलेटिव मोशन इस्तेमाल हो सकता है, वहीं पर हम लोग रिलेटिव मोशन को यूज करते हैं। और अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम लिए हैं तुम देखोगे तो उन सारे प्रॉब्लम्स में ये चीज कॉमन है, और आगे भी जो हम लोग प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं उसमें ये बात कॉमन दिखेगा। क्या? वो सब गैप फाइंडिंग प्रॉब्लम्स होगा। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम, जब हम लोग फ्रेम चेंज करना सीख लिए, उसका सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग ये देखें, ये इधर 10 से जा रहा था, ये इधर 5 से जा रहा था। हम लोग बोले कि कितने टाइम के बाद मीट करेगा, मतलब गैप 0 होने का समय बताओ। तो गैप दे दिया, टाइम पूछ लिया। समझे? पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, गैप दे दिया, गैप 0 होने का समय बताओ। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग अगले क्वेश्चन पे गए उसमें था कि एक पार्टिकल जा रहा है ए, ये बी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कुछ कुछ वेलोसिटी दिया हुआ था, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब वेलोसिटी एक्सेलरेशन था। 2 सेकेंड के बाद गैप बताना था इन दोनों के बीच में। तो क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ कि टाइम देकर गैप पूछ लिया, उसके पहले गैप देकर टाइम पूछ लिया।
फिर ये वाला प्रॉब्लम, इस वाले प्रॉब्लम में दोनों के मीट करने का समय बताना है, मतलब फिर से गैप 0 होने का समय बताना है। तो फिर से गैप 0 होने का टाइम पूछ लिया गया। बात क्लियर है? तो रिलेटिव मोशन का यूज कहां करना है? दो पार्टिकल का या दो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है गैप फाइंडिंग प्रॉब्लम्स में। टाइम देकर गैप पूछेगा, गैप देकर टाइम पूछेगा, या फिर मिनिमम गैप मैक्सिमम गैप का बात कर रहा होगा, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरा बात, ये तो हो गया, तुम रिलेटिव मोशन का यूज करके गैप दिया है तो टाइम निकाल लोगे, या टाइम दिया है तो गैप निकाल लोगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या चीज? टाइम दिया है, इतने टाइम के बाद गैप कितना होगा तो गैप निकाल लेंगे, या इतना गैप कितने टाइम के बाद होगा तो टाइम निकाल लेंगे, बस। या तो टाइम निकालने के लिए या फिर गैप निकालने के लिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछा होता, मतलब जैसे इस प्रॉब्लम में अगर हम ये पूछते कि जब ये दोनों मीट करेगा उस समय पार्टिकल ए कहां पर है, सवाल समझ में आया? जिस समय पार्टिकल मीट करेगा तो टाइम तो आ गया h/u, वो यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। उस समय पार्टिकल ए कहां पर है, तो अब पार्टिकल ए कहां पर, उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना है, तो अब हमको एक्चुअल मोशन पे आ जाना होगा जो ग्राउंड फ्रेम में चल रहा है। ये टाइम निकाल लिए, टाइम निकालने के बाद देख लोगे कि टी टाइम, इतने टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो h1 आ जाएगा। फिर उसको रिलेटिव मोशन से मत जाना, ये तो हर बार अलग अलग चीज दिखेगा। इसके हिसाब से तो ए कहां पर है, इसके हिसाब से तो ए यहां पर है उस टाइम पर। ठीक है। तो फिर उसके अलावा टाइम और गैप के अलावा कुछ भी पूछा होगा तो फिर एक्चुअल मोशन से जाकर उस चीज को निकालना होगा। रिलेटिव मोशन से टाइम निकाल लोगे और गैप निकाल लोगे। तो अगर यहां पूछता कि उस समय ए का पोजीशन क्या है या बी का पोजीशन क्या है जब दोनों मीट कर रहा है, तो टाइम मान लो हम लोग यहां से निकाल लिए रिलेटिव मोशन से, फिर ये टाइम निकालने के बाद हम लोग इसके एक्चुअल मोशन को देखते हुए पोजीशन फाइंड करेंगे। उसके बाद रिलेटिव का कोई काम नहीं है। और देखते हैं। एक एलिवेटर वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिफ्ट का वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। बहुत बड़े हाइट का लिफ्ट है ये, अंदर एक व्यक्ति है। ये कॉइन को यहां से रिलीज कर रहा है। ठीक है। कितने हाइट से? 6 मीटर हाइट से। वैसे हाइट बहुत ज्यादा हो गया, 6 मीटर मतलब ऑन एन एवरेज किसी व्यक्ति का हाइट 1.7 1.8 मीटर के आसपास होता है। तो 6 मीटर का हाइट मतलब ये बहुत ज्यादा ही हाइट हो गया। खैर हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो हम लोग कुछ भी करा लेंगे। 6 मीटर के हाइट से एक कॉइन को रिलीज कर दिया। फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन hits the floor of elevator. Find the time when coin hits the floor of elevator.
एलिवेटर के फ्लोर पर स्ट्राइक करने का समय बताना है कि कब ये एलिवेटर से टकरा जाएगा। सॉल्व करते हैं। अब यहां पर कुछ बात समझने का है। देखो, एलिवेटर के अंदर जब भी मोशन चल रहा है ना, मतलब मोशन के अंदर मोशन होने वाला है, एलिवेटर तो मूव कर ही रहा है, उसके अंदर कॉइन भी मूव करने वाला है। जब भी ऐसा सिचुएशन है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन से करना प्रेफरेबल है। जब भी इसमें गैप या टाइम का बात कर रहा है, यहां पर क्या पूछा कि कॉइन कितने टाइम पे फ्लोर से टकरा जाएगा, मतलब कॉइन और फ्लोर के बीच का गैप 0 होने का समय बताओ। तो ये अपने रिलेटिव के रेंज के अंदर आता है। एलिवेटर के अंदर अगर मोशन चल रहा है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन से करना प्रिफर्ड है। हम लोग दोनों तरह से करके देखने वाले हैं। हम लोग अब इसको ग्राउंड फ्रेम में करके देखेंगे और फिर रिलेटिव से भी करके देखेंगे। उसके पहले एक छोटा सा बात, अगर हम किसी चीज को, ये क्वेश्चन अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, ये क्वेश्चन है अभी, उसके पहले एक छोटा सा बात ये है कि अगर तुमको ये बोला जाए कि किसी चीज को रिलीज कर दिया गया, तो बताओ उसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट रिलीज कर दिया तो उसका वेलोसिटी क्या है जस्ट आफ्टर द रिलीज। तो जवाब होता है 0। हम छोड़े हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या था, रुका हुआ था, अभी ये रुका हुआ है, तो छोड़ेंगे तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा और फिर आगे जाते जाते इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है, तो रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इस बात में समझने लायक भी एक और बात, एक्चुअल क्या है, रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वही होता है जो उसको रिलीज करने वाले का है। इस मोमेंट पर अगर हम इसको छोड़ रहे हैं तो छोड़ने पर इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी वही है जो इसको रिलीज करने वाले का वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी इसके पास है। मतलब अगर रिलीज करने वाला रेस्ट पर है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0, रिलीज करने वाला 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ दौड़ रहा है। बहुत सीधा सा बात है, ये मेरे हाथों में है। अगर हम रुके हुए हैं तो इस मोमेंट पे ये पेन रुका हुआ था, तो छोड़ने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या था। इसको ऐसा समझो ना, तुमसे अगर कोई पूछे कि रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होता है, तो रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वही होता है जो उसका जस्ट बिफोर द रिलीज है। रिलीज होने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी जो है, रिलीज होते टाइम पे वही वेलोसिटी है उसका। मतलब अगर हम इस पेन को लेकर 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, तो अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे दौड़ रहे हैं तो इस पेन का वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है। मेरे हर बॉडी पार्ट का वेलोसिटी, हम लोग पूरा का पूरा आगे जा रहे हैं। तो अगर हम 10 से आगे जा रहे थे और फिर हम अपना हाथ खाली हटा लें, छोड़ दिए, तो उस मोमेंट पर छोड़ने के जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी कितना था, 10। तो जब छोड़ रहे हैं तो उस मोमेंट पर 10 है, आगे जाकर भले चेंज होगा, उस मोमेंट पर कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम ऐसे दौड़ते हुए इसको छोड़ेंगे तो दैट इज इक्वल टू फेंकना। हम दौड़ते हुए जा रहे हैं तो इसके पास आगे की तरफ वेलोसिटी है, तो हम छोड़ देंगे तो ये ऐसे आगे जाकर इस तरह से जाएगा। मतलब इसके पास वेलोसिटी वही है जो इसको छोड़ने के पहले इसके पास था। हाँ, अगर हम रुके हुए हैं और अब हम छोड़ दें तो हर बार वही कंसेप्ट है, छोड़ने के जस्ट पहले इसके पास कितना है, 0। तो रिलीज करने पर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर हम किसी बलून में बैठकर, है ना, हॉट एयर बलून में बैठ के ऊपर जा रहे हैं, बलून सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो बलून ऊपर 20 से जा रहा है तो हम भी ऊपर 20 से जा रहे हैं। उस बलून से बंधे हुए बकेट में जितना सामान है सबका सब 20 से ऊपर जा रहा है। ये रहा बलून और ये बकेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेम वेलोसिटी से जा रहा है, जो भी वेलोसिटी है, लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर किसी पत्थर को छोड़ दिया जाए, है ना,
हम यहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस स्टोन का वेलोसिटी क्या है, तो रिलीज करने पर इसका वेलोसिटी क्या है, तो रिलीज करने पर इसका वेलोसिटी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलीज करने के जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से ऊपर जा रहा था, हम खाली अपना हाथ हटा लिए, अपना पकड़ छोड़ दिए, उस पर रिलीज कर दिए। तो रिलीज करने पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, 20। तो रिलीज करने पर तुमको अगर ये लग रहा था ना कि डायरेक्टली ऐसे जाएगा, तो ये तुम्हारा गलत फहमी है, ये तुम्हारा डिल्यूजन है। एक्चुअली में ये ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। हाँ, अगर ये बलून रुका हुआ होता हवा में, ऐसे बस फ्लोटिंग होता, कोई ऊपर नहीं जा रहा होता, तब तुम इसको छोड़ते तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता और ये सीधा नीचे जाता। बात समझ में आया? इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, किसी भी रिलीज्ड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वही है जो रिलीज होने के जस्ट पहले था। इसके पास कितना था, 20। लेकिन इस व्यक्ति को कुछ और दिख रहा होगा, इसको ये बात कुछ और ही दिख रहा होगा। वही रिलेटिव मोशन वाला बात है। इससे अगर पूछा जाएगा कि ये जो पत्थर ड्रॉप किया गया है ये कैसे गया, तो इसको ये ऐसे ऊपर होके जाते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं दिखेगा, इसको लगेगा कि ये सीधा नीचे गया। जबकि तुम ग्राउंड पर खड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछोगे तो वो बोलेगा कि ये तो ऊपर जाकर नीचे आया है। तुमको समझ में आया हम क्या बोले? बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखना। हम एक चीज बोले कि ये जो पत्थर गिराया, इस पत्थर का वेलोसिटी, पत्थर गिरा के ये यहां बैठा हुआ है, पत्थर गिराया तो इस पत्थर का वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये पत्थर ऐसे जाके नीचे आएगा। ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा हाँ ये ऐसे जाके नीचे आया है, लेकिन इससे पूछोगे ना, ये बोलेगा अरे ये तो सीधा नीचे गया है। जैसे तुम कभी लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट मूविंग हो ना, तो लिफ्ट में कॉइन ड्रॉप करके देखना। जैसे ये अभी हम आएंगे उसके डिटेल पे बात करने वाले हैं। ये जो व्यक्ति है ना, जब तुम लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट नीचे या ऊपर कहीं जा रहा है, मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तुम्हारे हाथ में एक कॉइन है, तो सब कुछ ऊपर जा रहा है, इसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो तुम्हारे हाथ में जो कॉइन है वो भी ऊपर जा रहा है, तुम कॉइन को छोड़ दिए, तो कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। तो कॉइन ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा। अगर तुम ऊपर की तरफ मूव करने वाले लिफ्ट से एक कॉइन छोड़ दोगे तो कॉइन एक्चुअली में ऐसे जाके नीचे आएगा। लेकिन तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा कि तुम कॉइन छोड़े और कॉइन सीधा नीचे गया। तुम लिफ्ट के अंदर से उसको देख रहे हो मोशन को, बाहर से देखने वाला बोलेगा कि एक्चुअली में तो ये ऐसे जाकर नीचे आया है। क्यों? इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन समझना। ये जो कॉइन छोड़ेगा, ये कॉइन एक्चुअली में ऐसे जाकर नीचे आने वाला है। यही सेम सिचुएशन है। कैसे? वो ऐसे देखो, एक्चुअली में तो ये मोशन हुआ है, इसको तो यही दिखेगा कि जब ये छोड़ा, ये भले ही छोड़ा हो लेकिन इसका छोड़ने के जस्ट पहले वेलोसिटी 20 था, तो वही इनिशियल वेलोसिटी वही 20 मिल गया, तो ये ऐसे ऊपर घूमकर नीचे आया। इसको क्यों ये सीधा नीचे जाते हुए दिखेगा, देखना। इसके रिलेटिव में क्या हो रहा है, बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी 20, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना, अंडर ग्रेविटी आ चुका है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस व्यक्ति का वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। समझना, बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं। इसका वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या होगा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी बलून अचीव कर चुका है 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़े से टाइम dt टाइम में देखा जाए तो dt टाइम में ये व्यक्ति भी कुछ ऊपर जाएगा और ये स्टोन भी कुछ ऊपर जाएगा, लेकिन स्टोन जो है वो रिटार्ड कर रहा है। स्टोन अगर रिटार्ड कर रहा है तो थोड़े से टाइम में इसका जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट उससे कम होगा।
आदमी और बलून, आदमी और स्टोन दोनों यहां था। आदमी थोड़े से टाइम में यहां पहुंच गया और स्टोन थोड़े से टाइम में यहां पहुंचा। दोनों ऊपर गया है, समझना। ग्राउंड से बैठे व्यक्ति से पूछो, वो बोलेगा ये भी ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया है, लेकिन ज्यादा ऊपर कौन गया है? ज्यादा ऊपर ये आदमी गया है। तो क्या होगा, दोनों यहां था, ये पहुंच गया यहां और दूसरा पहुंचा यहां, ठीक है। आदमी यहां पहुंच गया, बलून यहां पहुंचा। आदमी के रेस्पेक्ट में, अच्छा जब आदमी छोड़ा था तब बलून कहां था? बलून नहीं, सॉरी, स्टोन। दोनों सेम लेवल पे था। आदमी यहां पहुंचा, स्टोन यहां पहुंचा। जब आदमी स्टोन को छोड़ा था तब दोनों सेम लेवल पे था। अब आदमी ऊपर है और स्टोन थोड़ा सा उससे नीचे है। हालांकि दोनों ऊपर गया है, लेकिन आदमी से स्टोन नीचे है, तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि जब हम छोड़े थे तब तो दोनों सेम लेवल पे थे, अब ये ज्यादा ऊपर है और ये कम ऊपर है, तो आदमी के हिसाब से स्टोन नीचे गया। उसको ऐसा लगेगा, क्योंकि उसको ये खुद को तो चलता हुआ पाएगा नहीं, अपने रिस्पेक्ट में अपना मोशन 0 होता है। तो आदमी यहां, स्टोन यहां, तो उसको लगेगा कि अरे स्टोन तो सीधा नीचे जा रहा है, जहां से ड्रॉप किए थे वहां से नीचे। उसको ऐसे घूम के आते हुए नहीं दिखेगा। यही हाल यहां पर इसके साथ में। हाँ, अगर ये मान लो इसको ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नहीं मिला होता ना, ग्रेविटी है ही नहीं, तो ये रिटार्ड नहीं कर रहा होता, ये भी 20 से जा रहा होता और ये भी 20 से, तो फिर दोनों के बीच में गैप क्रिएट ही नहीं होता। ग्रेविटी है ही नहीं। हम यहां पत्थर छोड़े और हम यहां पत्थर छोड़े, हम जितना ऊपर गए और पत्थर भी उतना ही ऊपर गया, तो हमको लगेगा पत्थर वहीं का वहीं, ऐसा लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक हाइपोथेटिकल बात हो गया। तो जब तुम लिफ्ट से किसी चीज को छोड़ रहे हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है। लिफ्ट के अंदर से जब तुम किसी चीज को रिलीज किए रहे, कॉइन को छोड़े या मूंगफली खा के छिलका उसका गिरा दिए, तो लिफ्ट ऊपर जा रहा था, कॉइन भी ऊपर जा रहा था, है ना। अब जैसे तुम कॉइन छोड़े, लिफ्ट तो तुम्हारा ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है और कॉइन के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। बिल्कुल यही वाला सिचुएशन है। ये तुम हो गया, ये मैन हो गया, मैन ऊपर जा रहा है और कॉइन भी ऊपर जा रहा है सेम वेलोसिटी से, लेकिन उसके पास रिटार्डेशन आ गया। छोड़ते ही वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो ये तो ऐसे जाके नीचे आएगा, ये सीधा ऐसे ऊपर जाते जा रहा है। तो वही बात है कि मैन जितना ऊपर गया ना, कॉइन उतना ऊपर नहीं जा पाया। गया तो दोनों ऊपर है, तो मैन को लगेगा कि कॉइन तो उससे नीचे है, मतलब मेरे ड्रॉप करने पर कॉइन सीधा नीचे जा रहा है। एग्जैक्टली यही चीज बलून में बैठे व्यक्ति के साथ होगा, एग्जैक्टली यही चीज लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्ति के साथ हो रहा है। तो उसको कभी महसूस ही नहीं होगा कि ये कॉइन एक्चुअली में ऊपर जाकर नीचे आया है। बात क्लियर है?